हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपीएससी एंड यूकेपीएससी में। तो आज से हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम क्या कर रहे थे, उत्तराखंड हिस्ट्री के चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे थे, इस सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे थे। हमने इसमें 2 लेक्चर इससे पहले कर लिए हैं, ठीक है। 2 लेक्चर हमने इससे पहले कर लिए हैं। एक उत्तराखंड के पुरातात्विक साक्ष्य से लेकर कत्यूरी, कुड़िंद और जितने भी वंश होते हैं, पौरव, योधे, नागवंश, इनको हमने एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया था पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हमने चंद डायनेस्टी को क्या कर लिया था, समाप्त कर लिया था, ठीक है। आज है तीसरा लेक्चर, ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, गढ़वाल वंश को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सेगमेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। यहाँ से भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या मेंस एग्जामिनेशन हो, वहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो गढ़वाल राजवंश जो है उसको क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है? परमार वंश के नाम से भी जाना जाता है या पंवार वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो राज्य है ये शुरू कहाँ से हुए, ठीक है, किस राजा ने इसको शुरू किया, ठीक है। तो कनकपाल एक राजा थे, ठीक है। वो कहाँ से आए थे? वो गुजरात से आए थे, धारानगरी गुजरात से आए थे, ठीक है वो। और उन्होंने क्या करा था, यहाँ पर एक राजा था भानु प्रताप, उनकी पुत्री थी चित्रवीणा, उनसे शादी करी थी। और उसके बाद क्या बसाया था? चांदपुर गढ़ बसाया था, ठीक है। यहीं से क्या हो जाती है, पंवार वंश की स्थापना हो जाती है। कब? 888 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाती है, अपने गढ़वाल वंश की जो नींव पड़ जाती है, मतलब, ठीक है। कहीं कहीं ना कहीं आप इसको मान सकते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार होते हैं, उनका कुछ मत अलग होता है, ठीक है। जैसे एटकिंसन और वॉल्टन हो गए, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई ये भानु प्रताप नहीं था, ठीक है, जिसकी पुत्री के साथ इन्होंने शादी करी थी। वो सोमपाल था, जिसकी पुत्री के साथ कनकपाल ने शादी करी थी और क्या करा था, पंवार वंश की स्थापना करी थी। कनकपाल को और किन नामों से जाना जाता है? तो आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और प्रथम पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको क्या करना है, याद करना है भाई, ठीक है। आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में कभी भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या जो वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक आपके पास कवि होते हैं, या आप कहो कि लेखक होते हैं, ठीक है। कवि नहीं बल्कि लेखक होते हैं ये, ठीक है, लेखक हैं, ठीक है। और लेखक का नाम क्या है भाई? कवि देवराज है, ठीक है। इनका नाम क्या है? कवि देवराज है। और इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है? गणराज वंशावली है, ठीक है, गणराज वंशावली। और इस गणराज वंशावली में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जो पंवार वंश है या जो गढ़वाल वंश है, वहाँ का जो पहला राजा है या प्रथम राजा है वो कनकपाल नहीं है। अभी हमने क्या करा था भाई, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि कनकपाल ने ही क्या करा था, चांदपुर गढ़ बसाया था 888 में, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ये पढ़ा था। लेकिन ये क्या कहते हैं अपनी पुस्तक में कि भाई ये पहला राजा नहीं है गढ़वाल वंश का। पहला राजा कौन है? स्वर्णपाल है, ठीक है। कौन है भाई? स्वर्णपाल पहला राजा है। अब देखो, जो ये कह रहे हैं ना, इसके एस्पेक्ट में ये एक चीज़ और भी होती है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ये इसलिए कह रहे हैं कि भाई एक टाइम आता है स्वर्णपाल का, ठीक है। स्वर्णपाल का जब एक टाइम आता है, ठीक है, ये हमने स्वर्णपाल ही पढ़ा ना कि प्रथम राजा कवि देवराज इनको मानते हैं। तो क्या होता है कि जब स्वर्णपाल आता है तो स्वर्णपाल के टाइम पर क्या होता है कि पंवार वंश 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। पंवार वंश क्या बन जाता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भिलम घाटी वाले क्षेत्र पे, भिलंग घाटी वाले क्षेत्र में, और दूसरा चांदपुरगढ़ में। और जो पूरी गढ़वाल वंश का इतिहास है वो चांदपुरगढ़ के ही आसपास घूमता है, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप, है ना। तो पंवार वंश को 2 भागों में कौन बांटता है भाई? स्वर्णपाल बांटता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि स्थान के आधार पर इस चीज को बांट देता है ना, एरिया के आधार पर बांटता है। तो एक तरफ वो भिलंग घाटी को कर देता है अलग, और एक तरफ कर देता है चांदपुरगढ़। और सारे की सारा जो गढ़वाल वंश है वो चांदपुरगढ़ के ही आसपास घूमता है, ठीक है, यहीं पर घूमता है, ठीक है। और भिलंग घाटी जो है वो किन राजाओं के पास चली जाती है? सोनवंशी राजाओं के पास चली जाती है। तो बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कवि देवराज है वो इस अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि स्वर्णपाल क्या था? पहला राजा था। किसका? गढ़वाल का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कवि देवराज, ठीक है। तो कवि देवराज की जो गणराज वंशावली है, देखो एक फैक्ट तो यही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब एग्जाम में कभी भी आ सकता है, ठीक है। ये एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो गणराज वंशावली है उसके लेखक कौन है? तो वो कौन है भाई? कवि देवराज है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि स्वर्णपाल प्रथम राजा कैसे हो गया, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? कवि देवराज के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी इतिहासकार हैं, वो क्या कहते हैं, जैसे हरिकृष्ण रतूड़ी हैं। हरिकृष्ण रतूड़ी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि कनकपाल धारा नगरी से आया था, ठीक है। ये भी क्या बोलते हैं कि कनकपाल कहाँ से आया था? धारा नगरी से आया था। फिर जो पातीराम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, लेखक है, ठीक है। पातीराम क्या है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक है।
और इनकी जो पुस्तक है वो क्या है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि कनकपाल धारा नगरी के मालवा क्षेत्र से आया था। ठीक है, बल्कि ये दोनों ही कहते हैं कि हरिकृष्ण रतूड़ी और पातीराम दोनों ही कहते हैं कि कनकपाल धारा नगरी से आया था। और कहाँ से था भाई, मालवा क्षेत्र से था। ठीक है, लेकिन के.एम. मुंशी एक और लेखक आते हैं और वो अपनी पुस्तक द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर प्रदेश में क्या लिखते हैं कि ये जो कनकपाल था ये कहाँ से आया था भाई, गुर्जर प्रदेश से आया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये लेखक और उनकी पुस्तकें हैं भाई। ठीक है, जो जितने भी यहाँ पर ये लेखक है ना, 4 लेखक, इनकी जो पुस्तकें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में। ठीक है, आपको पता है कि गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न न जाने कितनी बार आपके आयोग ने आपसे पूछ लिया है। गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा है ये भी आपसे कई बार पूछ चुका है। गढ़राज वंशावली के बारे में कई बार पूछ चुका है कि इसके लेखक कौन है। ठीक है ठीक है, उसके बाद द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर प्रदेश, इसको आप याद कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अभी तक तो नहीं देखा मैंने, लेकिन ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कि के.एम. मुंशी इसके क्या थे भाई, राइटर थे, इसके लेखक थे, है ना। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। अब देखो कनकपाल के बाद जो दूसरा राजा बनता है वो कौन बनता है, श्यामपाल बनता है। श्यामपाल के बाद जो अगला राजा बनता है वो पाटुपाल बनता है। पाटुपाल के बाद कौन सा राजा बनता है, अभिगतपाल बनता है। और अभिगतपाल के बाद जो राजा बनता है वो कौन बनता है, स्वर्णपाल बनता है, जिसको कवि देवराज ने क्या बोला था, गढ़वाल वंश का पहला राजा बोला था। ठीक है, तो हमने स्वर्णपाल के बारे में भी पढ़ लिया। अब स्वर्णपाल के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट राजा है वो कौन है, लक्षणदेव या लखनदेव क्या है, पहला राजा है जो इंपॉर्टेंट है, जिसने क्या चलाई थी भाई, मुद्राएं चलाई थी। तो गढ़वाल वंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसने सबसे पहले मुद्राएं चलाई थी, ये आपके क्वेश्चन में कभी भी आ सकता है। तो वो कौन है भाई, लखनदेव है या लक्षणदेव है। इसको जो मुद्राएं थी वो कौन से धातु की थी, तो वो ताम्र मुद्राएं थी। कैसी मुद्राएं थी भाई, ताम्र मुद्राएं थी। और कहाँ से मिली थी, तो टिहरी के पुराना दरबार से मिली थी। टिहरी के जो पुराना दरबार है ना वहाँ से मिली थी, पुराने दरबार से मिली थी। ठीक है, और पुराना दरबार किसने बनाया था, तो सुदर्शन शाह ने बनाया था। और सुदर्शन शाह को हम कब पढ़ेंगे, जब हम टिहरी का इतिहास पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, बाकी जो इसकी जो मुद्राएं हैं उस मुद्रा में कौन सी लिपि का यूज़ किया गया था, तो नागरी लिपि का यूज़ किया गया था। किसकी, जो लखनदेव या लक्षणदेव है इनकी जो मुद्राओं में जो लिपि का यूज़ किया गया था वो कौन सी लिपि का यूज़ किया गया था भाई, नागरी लिपि का यूज़ किया गया था। ठीक है, अब जो अगले राजा आते हैं, ठीक है, लक्षणदेव के बाद आते हैं जो अगले राजा, ठीक है, वो कौन है, अनंतपाल सेकंड है, अनंतपाल द्वितीय है। ये पहला राजा था जिसका क्या मिला है भाई, अभिलेख मिला है। ठीक है, तो गढ़वाल वंश का पहला राजा है जिसका क्या मिला है, अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और कहाँ से प्राप्त हुआ है इसका अभिलेख, तो ऊखी मठ से प्राप्त हुआ है इसका अभिलेख। और इसका अभिलेख का नाम क्या था भाई, धारसेल का अभिलेख था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा है जिसका पहले बार क्या मिला है, ऐसा गढ़वाली राजा या गढ़वाल का राजा जिसका पहली बार क्या देखने को मिल रहा है भाई, अभिलेख देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर और भी चीजें देख लेते हैं। जैसे अनंतपाल द्वितीय का जो दूसरा नाम था वो क्या था, मुकुंद देव था। ठीक है, क्या था भाई, मुकुंद देव था। ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा राजा था या ऐसा कौन सा गढ़वाली राजा था जिसका नाम क्या था, मुकुंद देव था। तो वो कौन था भाई, अनंतपाल द्वितीय था। ठीक है, अब जो इसका जो अभिलेख मिलता है ये ऊखी मठ से तो प्राप्त होता ही है, लेकिन ये ऊखी मठ कौन सी नदी के तट पर है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर है भाई। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो ऊखी मठ है वो कौन सी नदी के तट पर है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर है। और जब हम चंद्रवंश या पहले पढ़ रहे थे, जब हमने पहला लेक्चर किया था इसका पुरातात्विक जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो ऊखी मठ थी, ऊखी मठ की जो राजधानी थी वो क्या थी, शोणितपुर थी। ठीक है, क्या थी भाई, शोणितपुर थी। ये भी हमने पढ़ा था। बाकी जो धारसेल का अभिलेख है, ठीक है, वो ऊखी मठ से प्राप्त हुआ। और ऊखी मठ कहाँ पर है भाई, खुद में खुद रुद्रप्रयाग से संबंधित है। जरा बताना ऊखी मठ में कौन सी मंदिर की शीतकालीन पूजा होती है, कौन सी मंदिर की शीतकालीन पूजा कहाँ पर होती है, ऊखी मठ में होता है। जरा कमेंट सेक्शन में बताना, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इन लेक्चरों को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अनंतपाल के बाद जो अगला राजा आता है वो कौन आता है, जगतपाल आता है। ठीक है, वो कौन आता है भाई, जगतपाल आता है। और जगतपाल के हमको क्या मिलते हैं, ताम्रपत्र मिलते हैं। ठीक है, ताम्रपत्र मिलते हैं। और ताम्रपत्र कहाँ से मिलते हैं भाई, देवप्रयाग से मिलते हैं। और ताम्रपत्र में किस चीज का उल्लेख है भाई, किस बात का उल्लेख है, तो भूमिदान का उल्लेख है भाई। ठीक है, भूमिदान का उल्लेख है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि भूमिदान का पहला जो उल्लेख है वो कौन से गढ़वाल के राजा को से मिलता है, तो जगतपाल से मिलता है भाई। ठीक है, जगतपाल से मिलता है ना। जगतपाल को एक चीज बोला गया है, जगतपाल को रजवार की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, रजवार की उपाधि भी किसको दी गई है, जगतपाल को दी गई है। और रजवार मतलब क्या होता है भाई, प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति।
ठीक है, जो क्या है प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होगी कि जो भूमिदान का उल्लेख मिलता है वो गढ़वाल के कौन से प्रथम राजा के एस्पेक्ट में मिलता है, जगतपाल के एस्पेक्ट में मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है ये ताम्रपत्र, तो देवप्रयाग से मिलता है। देवप्रयाग में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है, वो है रघुनाथ मंदिर। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि वो कौन सा चंद राजा था। हमने चंद वंश में एक राजा का नाम पढ़ा है जिसने क्या करा है, रघुनाथ मंदिर में आत्महत्या करी है, सुसाइड किया है। ठीक है, वो आपको कहाँ पर बताना है भाई, कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो रघुनाथ मंदिर है ना, वो कौन सी शैली में बना हुआ मंदिर है, तो द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। अब जगतपाल के बाद जो अगला राजा आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट राजा है, ठीक है, उसका नाम क्या है भाई, अजयपाल है उसका नाम। ठीक है, क्या है, अजयपाल है ना। अब अजयपाल को देखते हैं। अजयपाल क्या होता है कि गढ़वाल का 37वां राजा होता है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अजयपाल जो गढ़वाल वंश होता है उसका कौनसवां राजा होता है, तो 37वां राजा होता है। इसको कई लोग क्या कहते हैं कि वास्तविक संस्थापक की आस्पेक्ट, मतलब वास्तविक संस्थापक का भी क्या देते हैं, दर्जा देते हैं, किसे, अजयपाल को। ठीक है, तो जो भरत कवि की मनोदय काव्य है, ठीक है, भरत कवि एक क्या थे भाई, राइटर थे, है ना। उनकी जो पुस्तक है वो क्या है भाई, मनोदय काव्य है। ठीक है, मनोदय काव्य में अजयपाल को बहुत सारी उपाधियां मिली हैं, जैसे भीम की उपाधि मिली है। ठीक है, जैसे किसकी उपाधि मिली है, भीम की उपाधि मिली है, युधिष्ठिर की उपाधि मिली है, कुबेर की उपाधि मिली है, इंद्र की उपाधि मिली है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि वह कौन सा राजा है जिसको भीम, युधिष्ठिर, कुबेर, इंद्र की क्या मिली है, संज्ञा मिली है। तो वो कौन है भाई, अजयपाल है। ठीक है, और किसने दी है, तो भरत कवि ने दी है। ठीक है, और कहाँ पर दी है, तो अपनी पुस्तक मनोदय काव्य में दी है। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंवार वंश की प्रथम पुस्तक किसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, पंवार वंश की प्रथम बुक या प्रथम पुस्तक किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है भाई, मनोदय काव्य को कहा जाता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब भरत कवि के एस्पेक्ट में एक और फैक्ट जो आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए, वो क्या है कि भरत कवि किसके दरबारी कवि थे। ठीक है, भरत कवि एक दरबारी कवि भी थे, और किसके दरबारी कवि थे, तो मान शाह के दरबारी कवि थे। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब देखो और भी कुछ उपाधियां हैं जो किनको मिली है, अजयपाल को मिली है। गढ़वाल का अशोक किन्हें बोला जाता है, अजयपाल को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसको हम आगे देखेंगे। गढ़वाल का बिस्मार्क भी किसे बोला जाता है, अजयपाल को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या करा था कि 52 गढ़ों का एकीकरण करने की कोशिश करी थी। यह करा था, मतलब कोशिश नहीं करी थी, बल्कि इन्होंने क्या करा था कि 52 गढ़ों का एकीकरण किया था, है ना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखो बिस्मार्क कौन है, तो ये जर्मनी का एकीकरण किसने करा था, बिस्मार्क ने करा था। वहीं से ये बिस्मार्क की उपाधि आई है। तो गढ़वाल का जो बिस्मार्क कहते हैं वो किसे कहते हैं भाई, अजयपाल को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 52 गढ़ों का क्या करा था, एकीकरण किया था। ठीक है, अब देखो एक और राइटर हैं आपके, अभी हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं पातीराम जी के बारे में। ठीक है, पातीराम जी की जो पुस्तक है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक है, ठीक है, उसमें अजयपाल को एक और नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई, गढ़पाल के नाम से जाना जाता है। तो भीम हो गया, युधिष्ठिर हो गया, कुबेर हो गया, इंद्र हो गया, ये तो भरत कवि इनको क्या देते हैं, भरत कवि इनको ये संज्ञाएं देते हैं। ठीक है, लेकिन गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न में उनको क्या बोला गया है, गढ़पाल भी कहा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो एक और राइटर होते हैं सूरवीर सिंह। ठीक है, सूरवीर सिंह, और सूरवीर सिंह की पुस्तक का नाम क्या है, सांवरी ग्रंथ है। ठीक है, क्या है भाई, सांवरी ग्रंथ है। और यहाँ पर अजयपाल को किस नाम से जाना गया है, आदिनाथ या आदित्यनाथ के रूप में भी जाना गया है। ठीक है, तो आपसे इतने ज़्यादा जो मैंने यहाँ पर जो आप बुकों को रटते रहते हैं ना कि इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, यहाँ पर हमने न जाने अभी तक 10 से 12 किताबें पढ़ ली हैं। ठीक है, और वहाँ पर मैं आपको अलग अलग एस्पेक्ट में बता रहा हूँ कि किसको कौन सी संज्ञा दी गई है, किसको कौन सी संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब अगर देखो इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है और अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही है, तो आपका एक परम कर्तव्य होता है क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और अब एक हाइप का साइन भी आता है। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, वीडियो को बहुत ज़्यादा हाइप भी देनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, चैनल को ग्रोथ मिलेगी और मुझे ये प्रेरणा मिलेगी आपके लिए ऐसे इंटरेक्टिव लेक्चर लाने के लिए। ठीक है, अभी तो हम केवल मॉडर्न मतलब हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं उत्तराखंड की। मैं चाहूँगा तो मैं आपको क्या कर मतलब आपकी अगर मैं देखता हूँ कि आप इस चीज़ में क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा
मदद कर रहे हैं, मदद इन द सेंस कि रुचि ले रहे हैं, तो मैं आपके लिए और भी सब्जेक्ट्स के ऐसे बड़े बड़े मैराथन और अच्छे अच्छे मतलब ऐसे ही टाइप के क्या ले आऊँगा, लेक्चर लाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो मेरा कुल मोटिव ये है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन कैसे कराया जा सकता है। ठीक है, उस एस्पेक्ट में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने सूरवीर सिंह के बारे में भी पढ़ लिया कि इन्होंने सांवरी ग्रंथ में अपनी पुस्तक में अजय पाल को क्या बोला था, आदिनाथ या आदित्यनाथ की संज्ञा भी दी थी। ठीक है, अब इनको भारत का बिस्मार्क, देखो सॉरी, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। जर्मनी तो आपको पता ही है, जर्मनी का एकीकरण किसने करा था, बिस्मार्क ने करा था। ठीक है, अब इनको गढ़वाल का जो अशोक है वो क्यों कहा जाता है, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल का अशोक इनको क्यों कहा जाता है अजय पाल जी को। तो इन्होंने क्या करा था कि 52 गढ़, जब 52 गढ़ों के युद्ध में जो एक गढ़ था, कौन सा गढ़ था भाई, उप्पूगढ़ था, उसके पश्चात इन्होंने जो अपना जीवन यापन है वो धार्मिक जीवन यापन करा था। ठीक है, अब जब आप अशोक के बारे में पढ़ते हो ना, अशोक के बारे में पढ़ते हो, तो जब उन्होंने क्या करा था, कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग वर्तमान में कौन से राज्य में है, जरा बताना कि कलिंग वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में है। तो जब इन्होंने कलिंग का युद्ध किया था, ये आप कहाँ पर बताओगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। उसके बाद अशोक ने कौन सा जीवन अपनाया भाई, धार्मिक जीवन अपनाया। ठीक है, धार्मिक जीवन अपनाया। तो उसी प्रकार जो गढ़वाल का अशोक है, अजय पाल है, उन्होंने जब उप्पूगढ़ की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, उसके बाद इन्होंने कौन सा जीवन अपनाया भाई, धार्मिक जीवन अपनाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो उप्पूगढ़ है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उप्पूगढ़ का जो राजा है भाई कप्पू चौहान है, और कप्पू चौहान का जो सेनापति है वो देबू। देखो कप्पू चौहान आपको बहुत बार पता चल जाएगा, उप्पूगढ़ जैसे ही आपका मुंह पे टंग पे आता होगा उप्पूगढ़, तो आपके दिमाग में सीधे सीधे कप्पू चौहान की क्या बनती होगी, छवि बनती होगी। लेकिन इनके सेनापति के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कप्पू चौहान का सेनापति कौन था, तो देबू था। ठीक है, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी वर्तमान समय में उप्पूगढ़ कहाँ पर है, तो वर्तमान टिहरी में है उप्पूगढ़। ठीक है, वर्तमान में कहाँ पर है भाई उप्पूगढ़, तो टिहरी में है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कप्पू चौहान है उनको क्या बोला जाता है, गढ़वाल का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो जब ये उप्पूगढ़ में जब ये लड़ाई लड़ रहे थे ना, कौन, कप्पू चौहान लड़ रहे थे, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी भाई। स्टेटमेंट क्या दी थी, यदि मैं पशु हूँ तो मैं क्या हूँ, शेर हूँ, और यदि मैं पक्षी हूँ तो मैं क्या हूँ भाई, बाज हूँ। अब देखो पशुओं में शेर सबसे उच्च स्तर पर आता है, और पक्षियों में सबसे उच्च स्तर पर कौन आता है, बाज आता है। ठीक है, और आपको भी तैयारी ऐसी ही करनी है, शेर की तरह से तैयारी करनी है, और बाज की तरीके से आपकी निगाहें कहाँ पर होनी चाहिए, इस लेक्चर में होनी चाहिए, ताकि एक भी फैक्ट आपसे क्या ना हो, स्किप ना हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जब कप्पू चौहान की वीरता देखते हैं अजय पाल, तो अजय पाल भी एक स्टेटमेंट देते हैं, किसके एस्पेक्ट में, कप्पू चौहान के एस्पेक्ट में, कि वीर तुम जीते मैं हारा। ठीक है, भले ही यहाँ पर कप्पू चौहान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में, लेकिन जो हमारे कौन है, अजय पाल हैं, ये उनकी वीरता से क्या हो जाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब हम चंद्रवंश पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि 1491 में एक क्या होती है, युद्ध होता है किस किस के बीच में, अजय पाल और कीर्ति चंद के बीच में। ठीक है, जब हम चंद्रवंश भी पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर भी देखा कि कीर्ति चंद और किसकी लड़ाई होती है भाई, अजय पाल की लड़ाई होती है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, अजय पाल हार जाता है। ठीक है, तो जैसे ही अजय पाल क्या हो जाता है, हार जाता है, तो वो एक जगह कहाँ जाता है, पनवा खोली की गुफा में जाता है, और पनवा खोली की गुफा में जाके क्या करता है, वो भगवान की तपस्या करता है। ठीक है, भगवान की तपस्या करता है, और वर्तमान में जो पनवा खोली गुफा है वो कहाँ पर है भाई, चमोली में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रथम कुमाऊं आक्रमण जो गढ़वाल पे होता है वो अजय पाल के समय में होता है 1491 में। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, कीर्तिचंद जीत जाता है, ये मैं आपको वहाँ पर भी बता चुका था। और उसके बाद एक सीमा का निर्धारण होता है कुमाऊं और गढ़वाल में। ठीक है, और ये जो सीमा होती है ये कौन सी सीमा होती है, देहघाट सीमा होती है, कि देहघाट के जो वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट है, वहाँ कौन सा रहेगा, गढ़वाल के राजा रहेंगे, और जो ईस्ट है वहाँ पर कौन रहेगा भाई, कुमाऊं के राजा रहेंगे, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, और देहघाट वर्तमान में कहाँ पर है, तो अल्मोड़ा में है। कहाँ पर है भाई, अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो ये सारी फैक्ट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अजय पाल के बारे में भी क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब अजय पाल क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर इनके टेन्योर में कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें होती हैं वो होती हैं। सबसे पहले जैसे है यथेष्ट भूमि। तो यथेष्ट भूमि किसे बोला जाता है, तो जो वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी उसे क्या बोला जाता था, यथेष्ट भूमि बोला जाता था। वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या बोला जाता था, यथेष्ट भूमि बोला जाता था। और ये भूमि किनको दी जाती थी भाई,
सैनिकों को दी जाती थी। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर वेतन न देकर बल्कि इनको क्या दिया जाता था, क्या दी जाती थी, भूमि दी जाती थी। इन्होंने क्या करा था कि सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करी थी। क्या करी थी? सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करी थी। किन्होंने? अजयपाल ने नियुक्ति करी थी। ठीक है। और सरोला ब्राह्मण किस एस्पेक्ट में भाई? तो खाना बनाने वाले एस्पेक्ट में। ठीक है। तो सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किन्होंने करी थी? अजयपाल ने करी थी। और सरोला ब्राह्मणों का काम क्या होता था भाई? खाना बनाने का होता था। और जो ये भोजन बनाते थे, है ना, जब भोजन बन जाता था तो उसे क्या कहते थे? सूची कहते थे। तो ये क्वेश्चंस आपके पास कभी भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि सूची किसे बोला जाता है। ठीक है, सूची किसे बोला जाता है? तो सरोला ब्राह्मणों द्वारा जो भोजन बनाया गया है, जो खाना बनाया गया है, उसे क्या बोला जाता है भाई? सूची कहा जाता है। इनके टाइम पर एक धूली पाथी प्रथा शुरू हुई थी भाई। धूली पाथी प्रथा क्या थी? अब देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, पाथा आपको पता होगा ना, 2 kg का एक पाथा होता है। ये कई बार आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है, ये कई बार आपसे क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर धूली पाथी प्रथा में क्या होता था कि माना 2 पाथे हैं। ठीक है, ये 2 पाथे हैं। जब आप किसी को क्या दे रहे हैं? अनाज दे रहे हैं, तो आप क्या दे रहे हैं? छोटे वाले पाथे से दे रहे हैं, जो क्या है 2 kg का पाथा है। तो अनाज आप क्या दे रहे हैं? 2 kg वाले पाथे से दे रहे हैं। लेकिन जब अनाज आप ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो आप क्या कर दे रहे हैं? उस पाथे को बड़ा कर दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप बड़ा करोगे तो जब जो देने वाला होगा उसको आपको अनाज क्या देना पड़ेगा? अनाज आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसने क्या देखा? यहाँ पर भ्रष्टाचार देखा। तो जब भ्रष्टाचार देखा तो क्या करा अजयपाल ने? ये सारे पाथे क्या कर दिए? तोड़वा दिए। ठीक है, सारे पाथे क्या कर दिए? तोड़वा दिए और एक स्टैंडर्ड पाथा बनाया। ठीक है, जो क्या है 2 kg का क्या होगा? पाथा होगा। तो आज भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक पाथे में कितना अनाज आता है? एक पाथे में आता है भाई 2 किलो अनाज आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो ये इस चीज़ के लिए जिस एक जाति को नियुक्त किया था, या इन लोगों को नियुक्त किया था, उनको क्या कहते थे? भंडारी कहते थे। तो भंडारी लोगों को नियुक्त किया गया किस चीज़ के लिए? इस पाथे के लिए। और आज भी आपने देखा होगा, जब भी क्या होता है कि गढ़वाल में शादियाँ होती हैं, ठीक है, तो जो एक स्पेसिफिक जहाँ पर क्या रखा जाता है, जो शादियों के लिए जो अनाज आया हुआ होता है, ठीक है, जो राशन आया हुआ होता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? कि भंडारी कहते हैं। ठीक है, कि जो क्या करेगा? उस भंडार में से सामान देता रहेगा। भाई आज 2 किलो चावल चाहिए तो 2 किलो दे देगा वहाँ पर, जहाँ पर क्या लगा रहेगा? खाना बन रहेगा। ठीक है, जहाँ पर खाना बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो अजयपाल है उन्होंने कौन सा मंदिर बनाया था। ठीक है भाई, क्या पूछा जाता है कि अजयपाल ने कौन सा मंदिर सॉरी ठीक है, देखिए अजयपाल ने कौन से मंदिर का निर्माण करा था? तो अजयपाल ने राजराजेश्वरी मंदिर का क्या करा था? निर्माण करा था। और वर्तमान में ये मंदिर कहाँ पर है? तो भाई टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो विष्णु मंदिर है, यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है कि पद्मासन में अजयपाल का चित्र यहाँ पर देखने को मिलता है विष्णु मंदिर में। ठीक है, ये कहाँ पर है? देवलगढ़ में स्थित है विष्णु मंदिर। और वर्तमान में कहाँ पर है भाई? टिहरी में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो ये विष्णु मंदिर है ना, यहाँ पर एक बात लिखी गई है। बात क्या लिखी गई है? कि धूली प्रथा भंडारी लोगों को। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो धूली पाथा प्रथा थी वो किसकी थी? भंडारी लोगों की थी। और इसको हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अजयपाल ने क्या करा था? कैंतुरा या कत्यूरी राजा से क्या जीता था? सोने का सिंहासन जीता था। ठीक है, तो ये भी कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो अजयपाल का जो सोने का सिंहासन था वो अजयपाल ने कहाँ से जीता था? तो कहाँ से जीता था भाई? वो कहाँ से जीता था? कत्यूरी राजा से जीता था। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो, जो अजयपाल की जो राजधानी थी, ठीक है, वो कहाँ पर थी? चांदपुरगढ़ थी। चांदपुरगढ़ से वो देवलगढ़ जाती है। कब जाती है? 1512 में। और देवलगढ़ से श्रीनगर जाती है 1517 में। ये हम आगे देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जाती है। और श्रीनगर पर क्या हुआ है? 11 बार आक्रमण हुआ है। और श्रीनगर को किस बात की संज्ञा दी गई है? उत्तराखंड का दिल्ली भी कहा जाता है। किसको? श्रीनगर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो फैक्ट्स है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो 1803 में क्या हुआ था? अजयपाल का महल टूटा था भूकंप के कारण यहाँ पर।
1894 में क्या हुआ था कि गौना झील जो कि चमोली में है, ठीक है, वो टूट गई थी और उससे क्या हो गया था, श्रीनगर डूब चुका था, ठीक है। 1895 में फिर क्या होता है कि जो ईके पो होते हैं वो क्या करते हैं कि श्रीनगर को मॉडर्न तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि वो कौन सा व्यक्ति है जो कि श्रीनगर को मॉडर्न तरीके से बसाता है। तो कौन बसाता है भाई, ईके पो, और कब बसाता है, 1895 में बसाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो अजय पाल है, अजय पाल के गुरु का नाम क्या था, तो सत्यनाथ था, ठीक है, सत्यनाथ था। और ये कौन से संप्रदाय से संबंधित थे, तो गोरखनाथ संप्रदाय से क्या थे भाई, ये संबंध थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अजय पाल के एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अजय पाल के एस्पेक्ट में। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने क्या शुरू करी है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड जो पीसीएस का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, ठीक है, कब है, लगभग 4 अक्टूबर को। अभी तो हम यही मान के चल रहे हैं कि 4 अक्टूबर को क्या होगा, आपका पीसीएस का प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। यहाँ पर क्या है कि 20 टेस्ट की एक सीरीज़ बनाई गई है, 20 नहीं, 2 इसमें क्या है, करंट अफेयर के ऐड भी हैं, ठीक है। करंट अफेयर की जो क्या दी जाएंगी, पीडीएफ दी जाएंगी, ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दी जाएंगी, जिसमें से कितने क्वेश्चन होंगे, 250 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे ताकि आपकी क्या हो सके, एक समग्र तैयारी हो सके, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, 8 तो सेक्शनल टेस्ट होंगे, ठीक है, जिसमें से 5 सेक्शनल टेस्ट हो चुके हैं पूरे, ठीक है। 7 इसमें क्या होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे जीएस के, ठीक है। और 5 इसमें क्या होंगे भाई, सीसेट के होंगे। और सीसेट इतना ज़्यादा क्यों रखें, तो कई बार क्या होता है कि सीसेट कभी टफ भी आ सकता है भाई आपके पास। आपने 2024 में देखा होगा ना, सीसेट का पेपर थोड़ा सा टफ आया था, उसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे लोग इसमें फेल हुए थे, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज़ में ऐसा कोई है नहीं, लैंग्वेज कोई बैरियर है नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ठीक है। और जो इसकी आंसर की है वो बड़े ही डिटेल फॉर्म में मिलती है, ठीक है, डिटेल फॉर्म में मिलती है एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्या हो, रिवीजन में मदद हो, ठीक है। बाकी जो मतलब प्राइस है इसका वो 799 रुपये मात्र है। बाकी यहाँ पर क्या की जाती है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बेहतर तरीके से टेस्ट सीरीज बनाई जाती है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको देनी थी। अब देखो, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए अगेन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे गणिका नाटक हो गया, गणराज वंश काव्य हो गया और गणगीता हो गया, इनके लेखक कौन है, इन पुस्तकों के लेखक कौन है, तो मौला राम है। और ये न जाने कितनी बार पेपर में आए हैं, ठीक है। पीवाईक्यू अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बहुत बार आपसे इन क्वेश्चन मतलब इन पुस्तकों के लेखकों के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मंदिर हैं और मंदिर कौन से स्थान पर है, ये भी बहुत बार क्या हुआ है, पेपर में आए हैं, ठीक है। तो कमलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, श्रीनगर में, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृत्युंजय मंदिर कहाँ पर है, द्वारहाट में, ठीक है, द्वारहाट में है, ठीक है। फिर जो बालेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर है भाई, चंपावत में है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ मंदिर हैं, ठीक है। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपके पेपर में आया होगा, इस वजह से यहाँ पर ये नोट डाउन है। तो देखो, एक भाषा है बंगाली भाषा, ठीक है, कौन सी भाषा है, बंगाली भाषा है। और बंगाली भाषा पर का शोध किसने करा था, तो भाषाविद पीटर जीलर ने करा था, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आया भी है, मतलब एक बार मैंने पीवाईक्यू में देखा होगा, इसी वजह से ये नोट्स में लिखा गया है कि जो बंगाली भाषा है, बंगाली भाषा का जो शोध किया है वो किसने करा है, तो वो पीटर जीलर ने किया है। भाई आपको ये याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अगेन आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब अजय पाल के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट राजा है वो कौन है भाई, कल्याणपाल है। और कल्याणपाल कौन होता है, अजय पाल का पुत्र होता है। कल्याणपाल के बारे में इतनी कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है नहीं जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद आता है कि विजयपाल, ठीक है। और विजयपाल बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है इसमें कि गढ़वाल का पहला राजा होता है जिसने भूट प्रदेश यानी जो वर्तमान में क्या है तिब्बत है उस पर आक्रमण किया था। भले ये आक्रमण क्या था, एक असफल आक्रमण था, लेकिन आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि वह कौन सा राजा था जिसने क्या करा था कि भूट प्रदेश या वर्तमान तिब्बत पर आक्रमण किया था। तो वो कौन था भाई, विजयपाल था, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। विजयपाल के बाद जो अगला राजा आता है वो आता है सहजपाल, ठीक है। वो क्या आता है, सहजपाल। अब देखो, सहजपाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है, राजा है। क्यों इंपॉर्टेंट राजा है कि इसके अभिलेख मिले हैं भाई। और सहजपाल के कितने अभिलेख मिले हैं, तो 5 अभिलेख मिलेंगे, ठीक है। और कहाँ से मिले हैं, तो देवप्रयाग से मिले हैं। और कब कब मिले हैं, देखो 1548, 1558, 1560, 1561 और 1573 में इसके 5 अभिलेख मिले हैं देवप्रयाग से, किसके, सहजपाल के, ठीक है।
अब देखो इसके टाइम पर क्या हुआ था, सहजपाल के टाइम पर क्या हुआ था कि अकबर ने अपनी सेना भेजी थी गंगा नदी के उद्गम स्थान को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वह कौन सा गढ़वाल राजा था जिसके शासनकाल के दौरान अकबर ने गंगा नदी के उद्गम स्थान का पता लगाने के लिए अपनी सेना भेजी थी। तो वो कौन था, सहजपाल था। ठीक है, वो कौन था भाई, सहजपाल था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और नाम आता है हुसैन खान टुकड़िया का नाम। ठीक है, किसका नाम आता है, हुसैन खान टुकड़िया का नाम आता है भाई। ठीक है, और हुसैन खान टुकड़िया कौन था, तो हुसैन खान टुकड़िया कौन था, इसने क्या करी थी कि सहजपाल के शासनकाल में शिवालिक क्षेत्र में क्या करी थी, लूटपाट करने का काम करा था। किसने, हुसैन खान टुकड़िया ने। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वह हुसैन खान टुकड़िया का जो क्या हुआ था, लूटपाट करने का काम हुआ था, वो किस राजा के टाइम पे हुआ था, तो वो किसके टाइम पे हुआ था, सहजपाल के टाइम पे हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका जो नामकरण है ना, इसका जो नामकरण है, इसको कुछ नाम, अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से नाम दिए गए हैं, एक तो इसको रामायण प्रदीप बोला गया है। ठीक है, सॉरी, रामायण प्रदीप नहीं बोला गया है, रामायण प्रदीप एक पुस्तक है, वो किसने लिखी है, मेधाकर शास्त्री ने लिखी है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि रामायण प्रदीप के लेखक कौन है, तो वो कौन है, मेधाकर शास्त्री हैं। और सहजपाल को यहाँ पर क्या बोला गया है, महाबली बोला गया है, विद्वान बोला गया है। ठीक है, बल्कि बोला ही नहीं गया है। इसने क्या करा था, सहजपाल ने, इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करा था। ये क्या करता था, जो महाबली होते थे या जो विद्वान होते थे, इसको ये क्या देते थे, शरण देते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। तो जो रामायण प्रदीप पुस्तक है, जो मेधाकर शास्त्री जी की पुस्तक है, उसमें सहजपाल को क्या बोला गया है कि ये क्या करता था, इन विद्वानों को क्या देता था, अपने राज्य में शरण भी देता था। ठीक है, भरत कवि की पुस्तक है मनोदय काव्य, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। और सहजपाल को यहाँ पर क्या बोलते हैं, राजनीतिक चतुर भी कहते हैं। ठीक है, वीर गुणज सुखद प्रजाया भी कहा गया है। तो देखो इनको जो नाम दिया गया है भरत कवि के द्वारा, वो क्या दिया गया है, राजनीतिक चतुर भी बोला गया है, और वीर गुणज सुखद प्रजाया के नाम से भी इनको जाना गया है। किनको, सहजपाल को। तो सहजपाल के जो शासनकाल है या सहजपाल से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्या है भाई, ये आपके सामने है। ठीक है, सहजपाल के बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट राजा आता है, ठीक है, वो कौन आता है, वो आता है बलभद्र शाह। ठीक है, बलभद्र शाह आता है। और बलभद्र शाह क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एक पर्सनैलिटी है। ठीक है, इसको देखो अलग अलग राजाओं ने अलग अलग नाम से जाना है। जैसे कवि देवराज ने इनको क्या बोला है, भीमसेन बोला है। किनको, बलभद्र शाह को बोला है। राहुल सांकृत्यायन जी ने इनको क्या बोला है, दुलाराम शाह बोला है, दुलाराम शाह बोला है। ठीक है, अकबरनामा में इनको क्या बोला गया है, राम शाह बोला गया है। किनको, बलभद्र शाह को। ठीक है, अब आपसे मैं एक बात क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अकबरनामा के जो लेखक हैं, ठीक है, जो लेखक हैं वो कौन है, ये आपने कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है भाई। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये तो हो गई सिंपल सी एक मतलब बात हो गई कि बलभद्र शाह को क्या क्या बोला गया है। एक क्वेश्चन आया था आपके पास कि बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी, बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी। ठीक है, एग्जाम ने इसका सही आंसर क्या माना था, बहलोल लोदी ने दी। लेकिन हम तो पढ़ते हैं कि भाई बहलोल लोदी के समकालीन तो ये है ही नहीं, ये तो किसके समकालीन है, अशोक के समकालीन है, सॉरी अकबर के समकालीन है। ठीक है, किसके समकालीन है, अकबर के समकालीन है। तो अकबर ने इसको क्या दी थी, शाह की उपाधि दी थी, पर आपके एग्जामिनर ने इसको सही इसका आंसर क्या माना है, बहलोल लोदी माना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं चाहता तो सीधे सीधे बोल देता कि अकबर ने ही क्या दी थी, बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी थी, बट इसको क्या माना है आयोग ने, गलत माना है। सही किसको माना है, बहलोल लोदी को माना है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये क्या है भाई, एक चैलेंजिंग चीज़ें हैं। ठीक है, बट मैं आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर बलभद्र शाह के एस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बलभद्र शाह और रुद्रचंद का एक लड़ाई होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्वालदम का युद्ध कहते हैं। ठीक है, अब देखो H.G. वाल्टन कहते हैं कि जो ग्वालदम का युद्ध हुआ था वो 1581 में हुआ था। कब हुआ था, 1581 में हुआ था। लेकिन शिव प्रसाद डबराल क्या कहते हैं कि जो ग्वालदम का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1591 में हुआ था। और ज़्यादा सही क्या है, यही है कि 1591 में ही ग्वालदम का युद्ध होता है, बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में होता है। और यहाँ पर बलभद्र शाह क्या हो जाता है, जीत जाता है।
ठीक है। बलभद्र शाह ग्वालदम का युद्ध जीत जाता है। इसका जीतने का कारण क्या था? क्योंकि जो कत्यूरी राजा था सुकाल देव था, इसने क्या करी थी, इसकी मदद करी थी बलभद्र शाह की, और इस वजह से बलभद्र शाह क्या जीत जाता है, ग्वालदम का युद्ध जीत जाता है। ठीक है। और ग्वालदम का युद्ध कब हुआ था? तो 1591 में हुआ था, शिव प्रसाद डबराल जी के आस्पेक्ट में। ठीक है। और जो ये ग्वालदम का युद्ध हुआ था, ये किस किस के बीच हुआ था भाई? तो बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में हुआ था। यहाँ पर बलभद्र शाह जीत जाता है, और हमने यहाँ पर पढ़ा था कि रुद्रचंद का जो सेनापति है वो ग्वालदम के युद्ध में क्या हो जाता है, मारा जाता है। और उस सेनापति का नाम क्या होता है भाई? पुरुषपंत या पुरखुपंत भी पढ़ा था हमने। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद जो बलभद्र शाह के बाद अगला राजा आता है मानसा। ठीक है। अब मानसा भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मानसा, और इसके एस्पेक्ट में जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। तो देखो इनको जो कवि भरत हैं, कवि भरत इनको क्या बोलते हैं? तो कवि भरत के तो ये क्या थे, दरबारी कवि थे। ठीक है। कवि भरत मानसा के क्या थे, दरबारी कवि थे। ये हमने पढ़ा भी था, अभी पीछे मैं आपको बता भी रहा था कि जो कवि भरत हैं, है ना, वो उनके जो दरबारी कवि हैं वो कौन है, वो कवि जो मानसा है जो उनके दरबारी कवि कौन है, कवि भरत हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और जो कवि भरत हैं इनके एस्पेक्ट में देख लेते हैं। देखो इन्होंने क्या लिखी थी, मनोदय काव्य लिखी थी। ठीक है। क्या लिखी थी? मनोदय काव्य लिखी थी। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको नॉर्मल जीएस में पूछा जा सकता है कि जो मनोदय काव्य है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और हमने ये पीछे भी पढ़ा था ना कि जो मनोदय काव्य है वो पवार वंश की से संबंधित प्रथम पुस्तक है। ठीक है। वो क्या है भाई? प्रथम पुस्तक है। किससे संबंधित है? पवार वंश से संबंधित है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। भरत कवि ने फतेह शाह को क्या बोला था? मनोहरी गढ़वार का तुरारा साहबी कहा था। मनोहरी गढ़वाल का तुरा साहबी कहा था। किसको? फतेह शाह को कहा था, उनको बताया था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी दिल्ली में जहांगीर के दरबार में ये क्या थे भाई? ज्योतिषी भी थे। कौन? भरत कवि भरत। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थे। तो इनको वहाँ पर कौन सी उपाधि मिलती है? ज्योतिक राय की उपाधि भी मिलती है कवि भरत को। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ना। बाकी देखो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो विलियम फिंच है, ठीक है, वो क्या था? एक नील का व्यापारी था। ठीक है। और दिल्ली के दरबार में भी आया था, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। तो विलियम फिंच किसके दरबार में आया था? दिल्ली के दरबार में आया था, जहांगीर के टाइम पर आया था। ठीक है। विलियम फिंच आया था। वो गढ़वाल में भी आया था। ठीक है। वो गढ़वाल में भी आया था, मानसा के दरबार में आया था, और उसने यहाँ पर क्या करा था कि सोने के बर्तनों में खाना खाता था, ऐसा बोला था। ठीक है। किसने बोला था? विलियम फिंच ने बोला था कि जो मानसा है ये क्या करता था? सोने के बर्तनों में खाना खाता था। अब देखो मानसा के बारे में ये इतने फैक्ट्स हैं ना, ये इतने सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है। भरत कवि हो गया, विलियम फिंच हो गया। इसकी जो जानकारी मिलती है वो कौन देता है? तो वो विलियम फोस्टर देते हैं। वो विलियम फोस्टर देते हैं। कौन सी पुस्तक में? द अर्ली ट्रेवल्स बुक में। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि जो द अर्ली ट्रेवल्स बुक है, ठीक है, जो द अर्ली ट्रेवल्स बुक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन है? विलियम फोस्टर है। ठीक है। और ये जो मानसा से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं इनकी जानकारी हमको कहाँ पर मिलती है? तो विलियम फोस्टर की पुस्तक द अर्ली ट्रेवल्स में इनकी जानकारी हमको क्या मिलती है? देखने को मिलती है। ठीक है। अब जो मानसा था इसके जो सेनापति थे वो 3 सेनापति बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेनापति का नाम था नंदी। ठीक है। एक सेनापति का क्या नाम था? नंदी था। दूसरे का नाम था मृंगी, है ना। और तीसरे का नाम था खतर सिंह। ठीक है। तीसरे का नाम था खतर सिंह। और खतर सिंह को कौन मारता है? लक्ष्मीचंद के द्वारा मारा जाता है। इस वजह से वो क्या मनाता है? खतड़वा का त्यौहार भी मनाता है ना। कौन मनाता है? लक्ष्मीचंद मनाता है। ये हमने चंद्रवंश में भी पढ़ा था। ठीक है। तो इसके जो सेनापति थे किसके? अपने मानसा के, इन्होंने क्या करा था? तिब्बत पर आक्रमण करा था। ठीक है। तिब्बत पर आक्रमण करा था। और हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि तिब्बत पर पहला आक्रमण किसने करा था? विजयपाल ने करा था। ठीक है। पहला कौन सा राजा था? पहला गढ़वाल का कौन सा राजा था जिसने तिब्बत पर आक्रमण करा था? तो विजयपाल था। और वो क्या था भाई? असफल रहा था। ठीक है। तिब्बत पर जो सफल आक्रमण है जिसमें जीता भी था वो कौन था? मानसा था। और तिब्बत पर 3 बार आक्रमण करने वाला जो राजा है वो कौन है? महीपति शाह है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो तिब्बत से संबंधित आक्रमण जो
जो गढ़वाल के राजाओं ने करे हैं, ठीक है, ये कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि तिब्बत पर पहला आक्रमण किस राजा ने करा था, तिब्बत पर पहला असफल आक्रमण फिर सफल आक्रमण किसने करा था, और तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किसने करा था, तो महपति शाह ने करा था। ये तीनों के तीनों फैक्ट्स क्या हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लक्ष्मीचंद ने मानसा पर 8 बार आक्रमण किया था। ठीक है, मानसा ने, देखो लक्ष्मीचंद ने क्या करा था, मानसा पर 8 बार आक्रमण करा था, जिसमें से 7 बार तो वो बिल्कुल हारा था। ठीक है, तो जब वो आक्रमण कर रहा था, ठीक है, तो जो 6वां आक्रमण जब लक्ष्मीचंद करता है तो सियालगढ़ का गीदड़ की उपाधि देता है। ठीक है, और कौन देता है, जनता देती है। जनता किसको देती है, लक्ष्मीचंद को क्या उपाधि देती है, सियालगढ़ की गीदड़ की उपाधि देती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो सियालगढ़ था ना, जो सियालगढ़ था वो किसके दुर्ग का नाम था, तो लक्ष्मीचंद के दुर्ग का नाम था, इसीलिए इसको क्या बोला गया है कि सियालगढ़ का गीदड़ की उपाधि किसको दी गई है, लक्ष्मीचंद को दी गई है। ठीक है, अब जब लक्ष्मीचंद 7वां आक्रमण करता है, ठीक है, जब 7वां आक्रमण लक्ष्मीचंद किस पे करता है, मानसा पर करता है, तो इसको लखुली बिरोली भी बोला गया है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा ना कि लक्ष्मीचंद एक ऐसा राजा है जिसको क्या बोला गया है, लखुली बिरोली भी बोला गया है। ठीक है, तो 7वां आक्रमण इसको क्या बोलते हैं, पयूनगढ़ या पौनोगढ़ का युद्ध भी कहते हैं। और किस किस के बीच में हुआ था भाई, मानसा और लक्ष्मीचंद के बीच में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना। मानसा को कवि भरत द्वारा क्या बोला गया है, ठीक है, मानसा को कवि भरत द्वारा क्या बोला गया है, समुद्र के तरह गंभीर बोला गया है, सूर्य के समान तेजस्वी बोला गया है, भीम के तरह शौर्यवान बोला गया है, कर्ण राजा बलि के समान दान देने वाला भी बोला गया है। ठीक है, और ये सारी की सारी उपाधियां मानसा को किसने दी हैं, तो भरत कवि ने दी हैं। और किस पुस्तक में दी है भाई, अपनी पुस्तक मनोदय काव्य में दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि लक्ष्मीचंद ने जो अपना मानसा था उस पर कितनी बार आक्रमण करा था, 8 बार आक्रमण करा था। 8वां आक्रमण इसका सफल होता है, जिसमें वो खतर सिंह मारा जाता है, इसका सेनापति, किसका, मानसा का। ठीक है, बाकी आपको पता चल गया कि सियालगढ़ का गीदड़ किसको बोला जाता है। ठीक है, कौन से आक्रमण में बोला गया और किसके द्वारा बोला गया, जनता के द्वारा बोला गया। लखुली बिरोली भी इसको जनता के द्वारा ही बोला गया, जब ये क्या होता है, सातवीं बार आक्रमण करता है, किस पर, मानसा पर करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मानसा के एस्पेक्ट में भाई, है ना। ये भी आपसे क्वेश्चन में कभी भी पूछा जा सकता है। तो जो 8वां आक्रमण होता है इसका, मानसा मतलब लक्ष्मीचंद का, इसमें जो मानसा का सेनापति होता है वो खतर सिंह, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और कुमाऊं में क्या होता है, खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, और वर्तमान में खतड़वा त्यौहार कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तो भाई 17 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और 17 सितंबर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 17 सितंबर 1857 को क्या हुई थी, काले खान ने हल्द्वानी पर कब्जा किया था। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि हल्द्वानी पर कभी किसी का कब्जा हुआ है, तो हाँ भाई हुआ है। किसका हुआ है, काले खान का क्या हुआ है, कब्जा हुआ है हल्द्वानी पर। कब हुआ है, तो 17 सितंबर 1857 में हुआ है। ठीक है, आपका जो UKSSC बोर्ड है, ठीक है, जो आपका आयोग है UKSSC, उसकी स्थापना भी कब हुई थी, 17 सितंबर 2024 को हुई थी। कब हुई थी भाई, 17 सितंबर 2024 को हुई थी। किसकी, UKSSC की स्थापना। और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, तो देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। जो 17 सितंबर है वो वहाँ पर क्या हुआ है, तो जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी का जन्मदिन भी है। ठीक है, और इसी को क्या मनाते हैं, जागर संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किसको, 17 सितंबर को। ठीक है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो 17 सितंबर है उसको हम और किस दिन के रूप में मनाते हैं, तो जागर संरक्षण दिवस के एस्पेक्ट में भी मनाते हैं। और 17 सितंबर को ही क्या हुआ है, जागर विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई है। और जागर विश्वविद्यालय कहाँ पर है भाई, पौड़ी श्रीनगर में है। ठीक है, पौड़ी श्रीनगर में है। तो ये सारे क्वेश्चन से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 17 सितंबर को एक चीज़ मैं और भी याद बताता हूँ आपको। 17 सितंबर को क्या है, PM मोदी नरेंद्र मोदी जी का क्या है, जन्मदिन भी है। ठीक है, और इसी के दिन क्या हुआ था कि कूनो नेशनल पार्क में क्या छोड़े गए थे, चीते छोड़े गए थे। वो चीते कहाँ से लाए गए थे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और इस साल हम चीते कौन से देश से लाए हैं, ये मैंने आपको कहाँ पर बताया था, डेली न्यूज़ एनालिसिस में पढ़ाया था। ठीक है, बोत्सवाना से लाए थे, या नाइजीरिया से लाए थे, या नामीबिया से लाए थे। देखो आपके पास 3 ऑप्शन है, ये आपने कहाँ पर बताने हैं, कमेंट सेक्शन में बताने हैं। मानसा के बाद जो अगला राजा आता है वो आता है श्याम शाह। ठीक है भाई, श्याम शाह आता है। अब श्याम शाह क्या होता है कि श्याम शाह को बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं। ठीक है, श्याम शाह क्या करता है कि श्याम शाह को पंवार वंश का MBT भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक भी किसे कहते हैं, श्याम शाह को कहते हैं। ठीक है, तो कुमाऊं देखो
श्याम शाह को तो गढ़वाल का हो गया ना, लेकिन कुमाऊं का एमबीटी किसे कहा जाता है, ये हमने पहले पढ़ लिया था, तो देवी चंद को कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का जो चंद वंश का जो एमबीटी बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, देवी चंद को बोला जाता है। जो पंवार वंश का एमबीटी बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, श्याम शाह को बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है, श्याम शाह को बोला जाता है। मुगल राजा जहांगीर से आगरा में मुलाकात हुई थी किसकी, श्याम शाह की हुई थी। कब हुई थी, 1621 में, 15 मार्च 1621 में क्या हुई थी, श्याम शाह की मुलाकात किससे हुई थी, जहांगीर से हुई थी। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तुजुक ए जहांगीरी या जहांगीरनामा में मिलती है। ठीक है, और आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जहांगीरनामा के जो लेखक हैं वो कौन है। ठीक है, वो कौन है, ये आप मुझे कहाँ पर बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे भाई। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एक पुस्तक है, किसके एस्पेक्ट में भाई, श्याम शाह के एस्पेक्ट में। तो श्याम शाह के एस्पेक्ट में जो हमने देखा है कि ये आगरा में मिलने गया था, किसको, जहांगीर को मिलने गया था। ठीक है, और इसकी मतलब कब मिलने गया था, तो 15 मार्च 1621 में मिलने गया था। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि कौन सी पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है, तो तुजुक-ए जहांगीरी में मिलती है, जहांगीरनामा में मिलती है। ठीक है, अब जो श्याम शाह था इसका जो समकालीन चंद वंश का राजा था वो था तिरमल चंद। तो तिरमल चंद ने श्याम शाह के शासनकाल में शरण ली थी। ठीक है, तिरमल चंद ने श्याम शाह के शासनकाल में शरण ली थी। श्याम शाह ने इसको कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, श्याम शाह ने किसको कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया था, तो तिरमल चंद को क्या बैठाया था, श्याम शाह को गद्दी पर बैठाया था। श्याम शाह ने तिरमल चंद को क्या बैठाया था, कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया था। अब देखो इंपॉर्टेंट है, इससे पहले हमने अजय पाल के गुरु जी का नाम पढ़ा था। जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि अजय पाल के गुरु का नाम क्या था, जो यहाँ पर देख चुका है। ठीक है, वैसे ही श्याम शाह के जो गुरु हैं वो कौन है, शंकर गुरु हैं। ठीक है, श्याम शाह के गुरु कौन है, शंकर गुरु हैं। और शंकर गुरु ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम क्या है भाई, वास्तु शिरोमणि है। क्या है भाई, वास्तु शिरोमणि है। तो पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन में कि वो कौन सा गढ़वाल राजा है जिसके गुरु का नाम शंकर गुरु है, तो वो कौन है भाई, श्याम शाह है। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि वास्तु शिरोमणि के लेखक कौन है, तो कौन है भाई, शंकर गुरु है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि 1624 में क्या होता है, एंटोनियो डी एंड्रोडे क्या आता है, एक पादरी आता है, किसके समयकाल में आता है, श्याम शाह के समयकाल में आता है। और पहला पादरी आया था कहाँ पर, श्रीनगर में आया था। ठीक है सॉरी, थोड़ा जुकाम वगैरह भी है मुझे, है ना, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो पहला पादरी है उसका नाम क्या है, जो श्रीनगर में आया था, तो एंटोनियो डी एंड्रोडे है। ठीक है, ये आया था। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। और किसके साथ में आया था ये, तो मार्कविक्स के साथ में आया था, मार्कविक्स के साथ में आया था। कहाँ पर आया था, श्रीनगर में आया था। और ये क्या था भाई, मिशनरीज था। मिशनरीज मतलब क्या होता है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसारक था। क्या था भाई, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसारक था। ठीक है, फिर ये एंटोनियो डी एंड्रोड है, ये 1626 में कहाँ पर जाता है, तो तिब्बत में जाता है। और वहाँ पर क्या करता है, चर्च की स्थापना करता है। कहाँ पर, तिब्बत पर। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ पर, UKSSC के कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, UKPSC भी आपके अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक हमको क्या मिलता है, शिलालेख मिलता है। ठीक है, एक ताम्रलेख मिलता है। ठीक है, क्या ताम्रलेख है वो, सिलसारी का ताम्रलेख है। तो श्याम शाह के संबंध में एक ताम्रलेख मिलता है, सिलसारी ताम्रलेख। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि भूमिदान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो श्याम शाह किसको भूमिदान देता है, तो शिवनाथ जोशी को भूमि देता है। यहाँ पर ये जानकारी मिलती है। तो सिलसारी ताम्रपत्र में हमको ये जानकारी मिलती है कि श्याम शाह क्या देता है, भूमि दान में देता है। और किसको दान में देता है, तो शिवनाथ जोगी को देता है। ठीक है, जोशी नहीं, जोगी को क्या करता है, ये अपनी भूमि देता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है केशव राय मठ। तो केशव राय मठ है जो 1625 में है, श्रीनगर में बनाता है कौन, महपति शाह बनाता है। ठीक है, और वहीं पर क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है, अलकनंदा तट में
होती है श्रीनगर इसके तट पर है, ठीक है, अलकनंदा नदी के तट पर क्या है, श्रीनगर है। तो वहाँ पर क्या हो जाती है भाई, श्याम शाह की मृत्यु हो जाती है। इसकी कितनी रानियाँ थी, तो इसकी 60 रानियाँ थी, ठीक है। 60 रानियाँ क्यों थी भाई, क्योंकि इनको क्या नहीं थी, पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। इन 60 रानियों से भी श्याम शाह को क्या नहीं हुई थी, पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। तो ये 60 की 60 जो रानियाँ हैं वहाँ पर हमको क्या देखने को मिलती है, सती प्रथा देखने को मिलती है कि जैसे ही श्याम शाह मरता है तो ये 60 रानियाँ क्या करती हैं, आग में क्या कर लेती हैं, अपने को सती कर लेती हैं, ठीक है। अब जो सती प्रथा है, ठीक है, भारत में जो सती प्रथा है उसका पहला साक्ष्य हमको कहाँ से देखने मिलता है, तो भानुगुप्त के अभिलेख से देखने को मिलता है। और भानुगुप्त का जो अभिलेख है वो कौन सा अभिलेख है, एरण अभिलेख है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, सती प्रथा देखने को मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी और प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए भी, कि हमको पहला ऐसा कौन सा राजा है। अभी तक तो हमने कहीं पर नहीं देखा था ना ये सती प्रथा वाली बात, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर देख ली है कि श्याम शाह एक पहला राजा ऐसा था जहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सती प्रथा देखने को मिलती है। अब देखो क्या होता है, देखो हमने बलभद्र शाह के बारे में पढ़ा था। बलभद्र शाह के 2 पुत्र होते हैं, मानसा और महपति शाह, ठीक है, मानसा और महपति शाह। मानसा का पुत्र कौन होता है, श्याम शाह होता है। अब श्याम शाह का तो कोई पुत्र होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि इसकी 60 रानियाँ थी, ठीक है। तो जब 60 रानियाँ थी तो उसके बाद क्या हो जाती है, इसका एक भी पुत्र नहीं होता और ये इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो मानसा का पुत्र है श्याम शाह का जब कोई पुत्र नहीं होता तो फिर वो जो उसका शासन है, मतलब जो गढ़वाल का शासन है वो किसके हाथों में आ जाता है, महिपति शाह के शासन में आ जाता है, हाथों में आ जाता है। और महिपति शाह को पढ़ेंगे हम इसके बाद, किसके बाद, श्याम शाह के बाद। लेकिन वहाँ पर यहाँ पर उससे पहले एक फैक्ट है, फैक्ट क्या है, मुगल दरबार का राजकीय विवरण गणराज्य की शौर्य की पुष्टि करता है, ठीक है। और ये हमको कहाँ पर जानकारी देखने को मिलती है, तो महसीर उल उमरा में देखने को मिलती है। और महसीर अल उमरा के लेखक कौन है, शाह नवाज खान है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, ये किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में आया है, उत्तराखंड के ही क्वेश्चन पेपर में आया है ये क्वेश्चन, कि जो महासिर अल अमरा है इसके लेखक कौन है, तो कौन है भाई, शाह नवाज खान है, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखने को मिलती है कि जो मुगल दरबार का जो राजकीय विवरण है वो गणराज्य के शौर्य की पुष्टि क्या करता है, ठीक है। और ये कहाँ पर देखने को मिलती है, महासिर अल उमरा में देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है तो शाह नवाज खान है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब जो हम राजा पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, महपति शाह को पढ़ेंगे, ठीक है, महपति शाह को पढ़ेंगे, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट राजा है। अब महपति शाह की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सबसे बड़ी उम्र में क्या बना था, राजा बना था। तो गढ़वाल वंश में ऐसा कौन सा राजा था जो सबसे बड़ी उम्र में क्या बना था, राजा बना था, तो वो कौन था भाई, महपति शाह था। महपति शाह को और किस नाम से जाना जाता है, तो गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है, भुजदंड के नाम से जाना जाता है और प्रचंड के नाम से जाना जाता है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो भुजदंड इसको किसने नाम दिया, तो मौला राम जी ने दिया है, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनको जो भुजदंड का जो वो दिया है, ठीक है, भुजदंड का जो नाम दिया है वो किसने दिया है, तो मौला राम ने दिया है, ठीक है। इनको अक्खड़ राजा भी कहते हैं, ठीक है। और अक्खड़ राजा महपति शाह को कौन कहता है, तो मुस्लिम लेखक कहते हैं। मुस्लिम लेखक अक्खड़ राजा किसे कहते हैं, महपति शाह को कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। महपति शाह के 4 क्या थे, सेनापति थे। देखो 3 तो आपको परीक्षा वाणी में भी मिल जाएंगे और शायद BS नेगी में भी मिल जाएंगे, लेकिन महपति शाह के क्या थे, 4 क्या थे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेनापति थे। रिखोला लोधी हो गए, माधव सिंह भंडारी हो गया, बनवारी दास हो गया और बर्थवाल बंधु हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है भाई, राजा है, ठीक है। बाकी इन जो यहाँ पर लिखा है कि जैसे बनवारी दास की मृत्यु कब हुई थी, 1634 में कुमाऊं का युद्ध हुआ था, जो किसके साथ हुआ था, त्रिमल्ल चंद के साथ हुआ था। तो यहाँ पर क्या होता है, बनवारी दास की मृत्यु किसके साथ हो जाती है, महपति शाह के साथ ही हो जाती है। लेकिन हम इसको अभी आगे देखेंगे, फर्दर देखेंगे कि महपति शाह के बारे में पूरा ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिखोला लोधी, ठीक है, गढ़वाल का रखवाला भी कहा जाता है इनको, गढ़वाल का भीम भी कहा जाता है किनको, रिखोला लोधी को। और इन पे समर्पित एक बुक है, ठीक है, उस बुक का नाम क्या है, गढ़वीर महाकाव्य है, ठीक है। और गढ़वीर महाकाव्य के लेखक कौन है, रूपमोहन सकलानी है।
कौन है भाई? रूपमोहन सकलानी है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिखोला लोधी हैं उनसे समर्पित कोई एक पुस्तक का नाम बताओ। तो कोई एक पुस्तक कौन है भाई? गढ़वीर महाकाव्य है, और गढ़वीर महाकाव्य के लेखक कौन है? रूपमोहन सकलानी है, ठीक है। एक पहले सेनापति इनके हो गए। दूसरे सेनापति क्या है? माधो सिंह भंडारी है, ठीक है। और माधो सिंह भंडारी के पिताजी का नाम क्या था? कालो भंडारी था, ठीक है। और इनको उपाधि भी मिली थी, जैसे सोनवाण हो गया, स्वर्णिम विजेता हो गया, मतलब सॉरी सोनवाण हो गया, और सोनवाण का अर्थ क्या है? स्वर्णिम विजेता है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? उदीना था, ठीक है। माधो सिंह भंडारी जी की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? उदीना था। इनका पुत्र था, इनका पुत्र का नाम क्या था? गजय सिंह था, ठीक है। और इन्हीं का इन्होंने क्या दिया था? बलिदान भी दिया था माधो सिंह भंडारी ने, ठीक है। नहर बनाते समय इनका क्या दिया था? बलिदान दिया था। तो जो इनके पुत्र वधू थी इनका नाम क्या था? मथुरा बौराणी था, ठीक है। मथुरा बौराणी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, मथुरा बौराणी जी का नाम। तो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से रजत ताम्र पत्र पर मिलता है क्या? कि जो माधव सिंह भंडारी हैं, माधव सिंह जो भंडारी हैं, उनके पुत्र का नाम क्या है? गजय सिंह है। उनकी जो क्या है वधू है, उनका नाम क्या है भाई? मथुरा बौराणी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो माधव सिंह भंडारी है उनके जो गांव का नाम क्या था? मलेथा था, और मलेथा वर्तमान में कौन से जिले में है? तो टिहरी जिले में है। और माधव सिंह भंडारी से संबंधित एक पुस्तक है, क्या नाम है? मलेथा की गूल। और मलेथा की गूल जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? शायद यहाँ पर ये गलत लिखा है, ठीक है, यह सही लिखा है, ये मुझे आप बताओगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे आप क्या बताओगे कि मलेथा की गूल के लेखक कौन है? मलेथा की गूल के लेखक कौन है? और ये न जाने कितनी बार आपके क्या आया है? क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कहने पर रोटी सूची व्यवस्था स्टार्ट करते हैं कौन? महपति शाह, ठीक है। रोटी सूची प्रथा शुरू करते हैं कौन? महपति शाह, ठीक है। तो ये तो हमने देखा ही था, अजय पाल ने क्या करा था? सरोला ब्राह्मण बनाया था, खाने बनाने वाले, ठीक है, सरोला ब्राह्मण, ठीक है। वो केवल क्या क्या बनाते थे? देखो भात बनाने वाले होते थे केवल और केवल सरोला ब्राह्मण। भात मतलब क्या होता है? चावल बनाने वाले भाई, चावल बनाने वालों को, चावल जो होता है ना चावल, उसी को क्या कहते हैं? भात कहते हैं, ठीक है। जब वो चावल पक जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भात कहते हैं। भाता नहीं होता बल्कि भात होता है, ठीक है, सॉरी, है ना, भात, ठीक है। तो सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति कौन करता है? तो अजय पाल करता है, ये हमने देख लिया था, ठीक है। और वहाँ पर क्या होती थी? केवल वो भात बनाते। लेकिन जब ये तिब्बत से युद्ध करने जाते हैं, ठीक है, ऊपर जब ठंड में, तो वहाँ पर चावल से ज़्यादा वो नहीं चल पाता, इस वजह से वो क्या बनाते हैं? रोटी बनाने की भी बात करते हैं, ठीक है। तो रोटी सूची प्रथा कौन चलाते हैं? महपति शाह चलाते हैं, ठीक है। देखो अब उसके बाद इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 1640 में हो जाती है, बिसर नामक स्थान पर, ठीक है। और किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? माधो सिंह भंडारी जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो माधो सिंह भंडारी जी ने क्या करा था? उनको बोला था महपति शाह को कि भाई अभी हमको रोटी भी खानी है यहाँ पर, मतलब बर्फ़ में, ऑब्वियसली बात है, बर्फ़ जब वहाँ ठंड के मौसम में, ठीक है। तो महपति साहब बोलते हैं कि ठीक है रोटी सूची प्रथा भी शुरू करो, ठीक है। तो माधव सिंह भंडारी जी की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर होती है? तो छोटा चीनी युद्ध में होती है, तुमुल का युद्ध भी कहते हैं इसको। तो ये पूछा जा सकता है कि तुमुल का युद्ध कहाँ पर, कौन से सन में होता है? तो 1640 में होता है तुमुल का युद्ध। और बिसर नामक स्थान पर क्या हो जाती है? माधव सिंह भंडारी जी की मृत्यु हो जाती है। सतलज नदी के तट पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि 3 बार इन्होंने आक्रमण भी किया था महपति शाह ने, ठीक है, तो इस वजह से, ठीक है। तो महपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। इसके बाद तिब्बत वाला क्षेत्र अपने सेनापति बर्थवाल बंधु को सौंप दिया, ठीक है। और तिब्बत में ही क्या हो जाती है? बर्थवाल बंधु की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। पर यहाँ पर महपति साहब के बारे में क्या बोलते हैं? शिव प्रसाद डबराल और भक्त दर्शन बोलते हैं कि 1635 में होती है इनकी मृत्यु। किनकी? बर्थवाल बंधु की, सॉरी, महपति शाह नहीं बल्कि बर्थवाल बंधु की, ठीक है। अब महपति शाह क्या करता है? देखो कुछ काम महपति शाह ऐसे करते हैं जिससे क्या होता है भाई, ये अपने आप में ही क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। एक तो ये नागा बाबाओं की हत्या कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये क्या कर लेते हैं? नागा बाबाओं की हत्या कर लेते हैं। अक्खड़ राजा इनको ऐसे थोड़ी बोला गया है मुस्लिम लेखकों के द्वारा। ऋषिकेश में क्या करते हैं? सबसे प्राचीन मंदिर का होता है जो मंदिर, वहाँ पर क्या करते हैं? जो भरत मंदिर है, कहाँ पर? ऋषिकेश में। वहाँ की मूर्तियों से ये क्या निकाल लेते हैं? आंखें निकलवा लेते हैं, ठीक है। और रिखोला लोधी की भी क्या करवा देते हैं? ये मृत्यु करवा देते हैं, ठीक है। तो
जब ये रिखोला लोधी की मृत्यु करवा लेते हैं, नागा बाबाओं की हत्या करवा देते हैं, तो इनको पश्चाताप होता है उसमें, ठीक है। और पश्चाताप होने के कारण क्या हो जाते हैं कि ये एक युद्ध लड़ते हैं, 1634 में एक युद्ध लड़ते हैं, ठीक है। और वो कौन सा युद्ध था भाई, वो यही युद्ध था, ठीक है, कुमाऊं का युद्ध। तिरमल्ल चंद के आस्पेक्ट में साथ लड़ते हैं। बनवारी दास इनके क्या होते हैं, यहाँ पर सेनापति होते हैं, और वहाँ पर बनवारी दास भी मारे जाते हैं, और कौन मारे जाते हैं, महपति शाह भी मारे जाते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने महपति शाह जी को भी क्या पढ़ लिया है, ठीक है। महपति शाह के बाद आते हैं पृथ्वीपति शाह, ठीक है। क्या कौन आते हैं, पृथ्वीपति शाह आते हैं। और पृथ्वीपति शाह क्या होते हैं भाई, छोटी सी उम्र में क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, ठीक है। देखो महपति शाह जो होते हैं वो सबसे बूढ़े में बनते हैं राजा, क्यों, क्योंकि जो उनका भतीजा था उनसे कोई संतान प्राप्त नहीं थी, ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था, ठीक है। तो उसके बाद जो महपति ये अपने क्या बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो महपति शाह है, महपति शाह के बाद जो पृथ्वीपति शाह क्या बनते हैं, राजा बनते हैं, और ये सबसे छोटी उम्र में राजा बनते हैं। तो इनकी संरक्षिका होती है, ठीक है, संरक्षिका होती है, वो कौन होती है, रानी कर्णावती होती है, ठीक है। तो पंवार वंश की प्रथम संरक्षिका भी कह सकते हैं आप इनको, किनको, कर्णावती को कह सकते हैं, बल्कि कह सकते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, कर्णावती होती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पृथ्वीपति शाह है, तो ये कब से कब तक रहती है इनकी संरक्षिका, तो 1634 से 1640 तक रहती हैं, और 1640 में क्या हो जाती हैं, वास्तविक रूप में ये राजा बन जाते हैं, कौन, पृथ्वीपति शाह। इनके शासनकाल में गढ़वाल पर मुगलों ने 3 बार आक्रमण किया था। जो पहला आक्रमण करा था 1635-36 में, ठीक है, नवादत खान ने और कर्णावती ने। यहाँ पर कर्णावती जीत जाती हैं, और यहीं पर क्या करती हैं, वहाँ पर नाकें काट देती हैं उनकी। तो इनको नकट्टी रानी भी कहते हैं, ठीक है, नाक काटने वाली रानी भी कहते हैं। और वो उनको कौन देता है ये उपाधि, तो उससे प्रसाद डबराल चारण जी उनको ये उपाधि देते हैं। जो इनका दूसरा वो होता है, ठीक है, जो इनका दूसरा आक्रमण होता है 1654-55 में, यहाँ पर खलीमुल्ला और पृथ्वीपति शाह की लड़ाई होती है। यहाँ पर पृथ्वीपति शाह क्या होता है, हार जाते हैं, ठीक है। फिर जो तीसरी लड़ाई होती है 1656 में, कासिम वर्सेस पृथ्वीपति शाह, और यहाँ पर क्या हो जाता है, देहरादून पुनः ये कासिम क्या करता है, देहरादून में पुनः क्या कर लेता है, लूटपाट कर लेता है, ठीक है। बाकी कर्णावती को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो दुर्गाबाई के नाम से, ताराबाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो दूसरा युद्ध होता है खलीमुल्ला और पृथ्वीपति शाह, तो यहाँ पर पृथ्वीपति शाह हार जाता है। लेकिन यहाँ पर पृथ्वीपति शाह जो हो जाता है, यहाँ पर हार जाता है, तो खलीमुल्ला खान ने दून क्षेत्र जीतने के बाद चतुर्भुज चौहान को इसको क्या कर दिया था, सौंप दिया था। किसको, जो दून क्षेत्र है वो किसको सौंप दिया था, चतुर्भुज चौहान को सौंप दिया था। इन आक्रमणों की जानकारी कौन कौन सी पुस्तकों में मिलती है भाई, 3 आक्रमण हुए थे, तीनों की जानकारी कहाँ कहाँ पर मिलती है, तो एक बादशाह नाम पे मिलती है, ठीक है, मासिर अल उमरा में मिलती है, और स्टोरियो डी मोगोट में मिलती है, ठीक है। तो ये जो तीनों पुस्तक हैं, इनके लेखक कौन है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बादशाह नाम के लेखक कौन है, अब्दुल हमीद लाहौरी हैं, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन में आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्ट भी है। फिर मासिर अल अमरा, हमने ये देखा था उमरा, ठीक है, शमसुद्दीन खान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और स्टोरियो डी मोगेट, ये किसने लिखी है, निकोलो मनुची ने लिखी है, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पृथ्वीपति शाह के टाइम पर क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होती है। 1658 में औरंगजेब है ना, ठीक है, औरंगजेब और सुलेमान सिको, दारा सिको के बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है, ठीक है ना। आपने पढ़ा था ये, जब मैं चंद्रवंश भी पढ़ा रहा था आपको। तो वहाँ पर क्या होता है कि औरंगजेब दारा सिको को तो मार देता है, वो सुलेमान सिको को भी मारने के लिए तत्पर रहता है। तो दारा सिको का पुत्र सुलेमान सिको क्या होता है, वहाँ से भागकर आ जाता है, गढ़वाल में आ जाता है, ठीक है। मतलब पहले वो ऑब्वियस सी बात है, कुमाऊं के राजा के पास जाता है, बाज बहादुर चंद के पास जाता है, और बाज बहादुर चंद उसको क्या नहीं देता, शरण नहीं देता। तो फिर उसको गढ़वाल के जो पृथ्वीपति शाह हैं वो क्या देते हैं, शरण दे देते हैं, ठीक है। सुलेमान सिंह को अपने साथ 2 चित्रकारों को भी लाता है, श्यामदास और हरदास को भी लाता है। और इसके बाद ही जो उत्तराखंड है ना, जो क्या है, उत्तराखंड है, वहाँ पर जो सांस्कृतिक तत्व पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर इन दोनों को भी तो पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वीपति शाह के टाइम पर कौन आता है, सुलेमान सिको आता है। तो पृथ्वीपति शाह ने गढ़वाल की दूसरी राजधानी क्या बना दी थी, दूसरी राजधानी बना दी थी। वो कौन सी बना दी थी, गढ़वाल गढ़ी राजगढ़ी में, ठीक है। और वर्तमान में ये कहाँ पर है भाई, उत्तरकाशी में है। तो राजगढ़ी कौन ले जाता है अपनी राजधानी, तो पृथ्वीपति शाह ले जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है कि पृथ्वीपति शाह की तुलना राजा हमीर देव से की जाती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ की जिम्मेवारी किसको दी जाती है, दिलीप शाह को सौंपी जाती है।
ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है भाई, है ना। अब देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जो पृथ्वीपति शाह हैं, पृथ्वीपति शाह के पुत्र हैं मेदिनी शाह, ठीक है। पृथ्वीपति शाह क्या करते हैं, सुलेमान सिकों को क्या करते हैं, अपने उसमें जगह देते हैं, ठीक है। लेकिन मेदिनी शाह क्या करता है, मेदिनी शाह औरंगजेब को बता देता है ये सारी बातें कि भाई सुलेमान सिको कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और इसी के वजह से पृथ्वीपति शाह क्या करता है, मेदिनी शाह को यहाँ से निकाल देता है, ठीक है। मेदिनी शाह को क्या निकाल देता है, यहाँ से निकाल देता है। तो पृथ्वीपति शाह के बाद कौन सा राजा बनना चाहिए था, मेदिनी शाह को बनना चाहिए था, लेकिन नहीं। फिर राजा कौन बनता है, फतेहपति शाह बनता है भाई, ठीक है। तो फतेहपति शाह बहुत एक इम्पॉर्टेंट राजा होते हैं, ठीक है। और इनके भी संरक्षक कौन होती हैं, तो राजमाता कटोची इनकी क्या होती हैं, संरक्षक होती हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। तो गढ़वाल का स्वर्णकाल भी किस काल को कहा जाता है, तो फतेहपति शाह के काल को कहा जाता है। कुमाऊं का स्वर्णकाल किसे कहा जाता, तो आपको पता ही था, तो जगत चंद के टाइम पे बोला जाता था। देखो इनको बहुत सारी उपाधि सॉरी बहुत सारी उपाधियाँ भी मिलती, जैसे गढ़वाल का अकबर हो गया, गढ़वाल का शिवाजी हो गया, गढ़वाल का चंद्रगुप्त हो गया। तो ये सारी चीज़ें मिलती क्योंकि इनके दरबार में क्या थे, नवरत्न भी थे, अष्टप्रधान भी थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। टिहरी के राजाओं ने अकबर को क्या, टिहरी के राजाओं ने अकबर को कीर्ति शाह, अच्छा हाँ, टिहरी के राजाओं ने अकबर को क्या बोला था, टिहरी के राजाओं ने अकबर को कीर्ति शाह सर्वधर्म सम्मेलन, अच्छा कीर्ति शाह के टाइम पे सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पर बुलाया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कीर्ति शाह को, है ना। तो इसके जो फतेहपति शाह है, इनके दरबार में कितने रत्न थे, तो 9 रत्न थे भाई, ठीक है। और उन 9 रत्नों में कौन कौन थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ भी जाता है। तो सुरेशानंद बर्थवाल हो गए, खेतराम धस्माना हो गए, रुद्रदत्त कमोठी हो गए, हरदत्त नौटियाल हो गए, बासवानंद बहुगुणा हो गए, शशिधर डंगवाल हो गए, सहदेव चंदोला हो गए, ठीक है, कीर्तिराम कंडोला हो गए, हरिदत्त थपलियाल हो गए। तो ये सारे के सारे इसमें क्या थे, 9 क्या थे, 9 रत्न थे किनके टाइम पे, फतेहपति शाह के। तो जैसे अकबर के भी थे ना 9 रत्न, वैसे किसके थे, फतेहपति शाह, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके कुछ दरबारी कवि भी थे, ठीक है। इनके क्या थे, कुछ दरबारी कवि भी थे। तो दरबारी कवि जैसे क्या थे, जटाधर मिश्र थे, है ना। तो जटाधर मिश्र की क्या है, कौन सा ग्रंथ है, तो फतेह शाह कर्ण ग्रंथ भी लिखते हैं ये, कौन, जटाधर मिश्र लिखते हैं। और उसमें क्या बताते हैं कि वर्तमान में यह पुस्तक मतलब वो बताते नहीं है, लेकिन जो ये ग्रंथ है, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ है, ये वर्तमान में कहाँ पर है, देवप्रयाग के वेधशाला संग्रहालय में है, ठीक है। और जो ये देवप्रयाग के वेधशाला है, देवप्रयाग का वेधशाला है, ठीक है। ये कब बना था, तो 1946 में बना था। और किसने बनाया था, तो चक्रधर जोशी ने बनाया था, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी की सारी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। बाकी रामचंद्र कुंडियाल, फतेह शाह यशोवर्मन भी लिखा था इन्होंने, ठीक है। सुखदेव मिश्र ने क्या लिखी है, वृत्त विचार भी लिखी है। रत्न कवि हैं, ठीक है, इन्होंने क्या लिखी है, फतेह प्रकाश लिखी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। क्षेमराम भी है इनका अन्य नाम, ठीक है, रत्न कवि का, ठीक है। तो फतेह शाह को हिंदुओं का रक्षक भी बोला है इसमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये रत्न कवि एक बात और भी बोलते हैं कि लोगों के घरों में क्या नहीं लगते थे, ताले नहीं लगते थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतीराम यहाँ पर एक चीज़ और भी कहते हैं क्या, कि वृत्त कौमुदी इस पुस्तक में फतेह शाह की तुलना किससे की गई है, शिवाजी से की गई है। छंदसार पिंगला भी बोला गया है। रसराज जो ग्रंथ है, इसमें ये पुस्तक में क्या बोला गया है, तो यह पुस्तक मौला राम के पिता मंगत राम पर समर्पित है, ठीक है। और यहाँ पर मौला राम तो आपको पता ही कि श्रीनगर के चित्रकार थे ये, और यहाँ पर क्या है, चित्र संग्रह भी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। 1775 में क्या होता है कि गुरु राम राय का आगमन होता है देहरादून में, ठीक है। फतेहपति शाह के समय में आए थे। तो फतेहपति शाह ने क्या करा था, इनको 3 गांव दान में दी थे। किसको, गुरु राम राय जी को क्या करे थे, 3 गांव दान में दी थे। उसके बाद प्रदीप शाह ने भी इनको 4 गांव क्या दिए थे, दान में दिए थे। तो टोटल जो 7 गांव थे इनको दान में मिल गए थे, किनको, गुरु राम राय को, ठीक है। बाकी गुरु राम राय की मृत्यु कब हुई थी, तो 1687 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। तो 1676 में गुरुद्वारे का निर्माण होता है। 1699 में देहरादून में झंडा मेले की शुरुआत होती है, और वो कौन करता है, पंजाब कौर करती है, किनकी, इनकी वाइफ है जो, ठीक है, किनकी, गुरु राम राय की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है।
देखो झंडा मेला तो कहाँ पर लगता है, देहरादून में लगता है, लेकिन ध्वज मंदिर कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। इसको थोड़ा सा याद रखना। और 7 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम, झंडा दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी 1699 में ज्ञानचंद द्वितीय ने नंदा देवी की मूर्ति क्या ले गई थी, कुमाऊं ले गया था, ठीक है, दुधौली की युद्ध में, है ना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1685 में क्या होता है, सिरमौर पर आक्रमण होता है, ठीक है। और सिरमौर वर्तमान में कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। किस किस के बीच में लड़ा जाता है ये, तो मंदाना प्रकाश और फतेहपति शाह के बीच में लड़ा जाता है। और फतेहपति शाह इसमें क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। लेकिन मंदाना प्रकाश में कौन हेल्प करता है, मंदाना प्रकाश की हेल्प कौन करते हैं, तो सिख गुरु करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आगे कि भंगाणी का युद्ध होता है 1688-89 में फतेहपति शाह और गुरु गोविंद जी के बीच में। इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है, तो देवराज की जो पुस्तक है सिख इतिहास, वहाँ पर मिलती है। और विचित्र नाटक गुरु गोविंद पर आधारित एक पुस्तक है, यहाँ से भी मिलती है कि भंगाणी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया, तो फतेहपति शाह और गुरु गोविंद जी के बीच में लड़ा गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर एक पुरिया नैथानी है, ठीक है। तो पुरिया नैथानी क्या बोलते हैं कि जजिया कर से संबंधित बताते हैं ये, ठीक है। गढ़वाल का फडणवीस भी कहते हैं इनको, पुरिया नैथानी को, और गढ़वाल का चाणक्य भी कहते हैं। 2 बार ये दिल्ली गए थे 1668 और 1680 में, जजिया कर को समाप्त करने के लिए गए थे, ठीक है। इनके टाइम पे जो मुद्रा थी, ठीक है, किन के टाइम पे, FST के सॉरी ये कि कौन है, ये फतेहपति शाह, ठीक है। इनके टाइम पे कौन सी मुद्रा थी, तो अष्टकोणीय रजत मुद्रा थी भाई, ठीक है। फिर फतेहपति शाह के बाद कौन बनता है राजा, तो उपेंद्र शाह बनता है, ठीक है। और ये पंवार वंश का 50वां राजा होता है। और दीपावली के दिन ही इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उपेंद्र शाह की। फिर उपेंद्र शाह के बाद बनता है दिलीप शाह, और दिलीप शाह के बाद बनता है भाई प्रदीप शाह। अब प्रदीप शाह के एस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो देखो प्रदीप शाह की जो संरक्षिका थी, ठीक है, प्रदीप शाह भी एक अल्प आयु में क्या बने थे, राजा बने थे, ठीक है। तो रानी राज के नाम से भी जाना जाता है इस राज को, ठीक है, किसके शासनकाल को, प्रदीप शाह के शासनकाल को, क्योंकि यहाँ पर जो रानी थी वो जिया कनक देही थी, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या थी, शक्तिशाली रानी मानी जाती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, मेधाकर शास्त्री थे। और ये मैं आपको बता भी चुका हूँ कि मेधाकर शास्त्री की जो पुस्तक है उसका नाम क्या था, रामायण प्रदीप था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और मौलाराम क्या बोलते हैं, मौलाराम का जो प्रथम संरक्षण है चित्रकला, ठीक है, चित्रकार है वो भी यही है, ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक युद्ध लड़ता है कुमाऊं में, रोहिलों का आक्रमण होता है, ठीक है। किसके टाइम पे भाई, प्रदीप शाह के टाइम पर क्या होता है, रोहिलाओं का आक्रमण होता है। तो ये तो आपने देखा ही था ना कि जब क्या हुआ था कि कुमाऊं में जब कल्याण चंद फोर्थ का शासन था, तो वहाँ पर प्रदीप शाह ने उनकी मदद करी थी, है ना, किससे लड़ने के लिए, रोहिलाओं से लड़ने के लिए, ठीक है। ये हमने चंद्रवंश में भी पढ़ा था। तो 1743-44 में क्या होता है, कुमाऊं पर रोहिलाओं का आक्रमण होता है, ठीक है। तो कल्याण चंद चौथे जो होते हैं, है ना, इनके टाइम पर क्या होता है कि अली मोहम्मद ने आक्रमण किया, ठीक है। और अली मोहम्मद ने क्या करा था, कल्याण चंद पे आक्रमण किया था। तो कल्याण चंद की मदद के लिए कौन आया था भाई, प्रदीप शाह आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरफ थी गढ़वाल और कुमाऊं की सेना, और एक तरफ थी रोहिलाओं की सेना। पर यहाँ पर क्या हुआ था, गढ़वाल और कुमाऊं वाले क्या हो गए थे, हार गए थे। और कौन जीत गए थे, रोहिला जीत गए थे, ठीक है। तो प्रदीप शाह ने रोहिलाओं को 3 लाख रुपए दिए थे वहां पर। आप देखो रोहिलाओं को ये पता चल गया कि यहाँ पर क्या है, इनके पास तो पैसा है भाई, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, फिर दोबारा क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो गढ़वाल पर रोहिलाओं का जो प्रथम आक्रमण है वो कब हुआ था, 1757 में हुआ था। और वो क्या हो गए थे, देहरादून पर वो जीत भी चुके थे, ठीक है। फिर 1770 में क्या होता है कि प्रदीप शाह वापस देहरादून पर कब्जा कर लेते हैं। देहरादून की राजधानी कहाँ से कहाँ चेंज कर लेते हैं, नवादा से चेंज करके कहाँ ले जाते हैं, धामूवाला ले जाते हैं। फिर देखो तामा ढोंड या तामा चौड़ का युद्ध होता है प्रदीप शाह और किसके बीच में, दिलीप चंद के बीच में, ठीक है। दिलीप चंद का सेनापति कौन होता है, शिवचंद जोशी होता है। और प्रदीप शाह का सेनापति कौन होता है, नरपति गुलेरिया होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रदीप शाह के समय में क्या होता है, बैटल ऑफ पानीपत होती है, बैटल ऑफ बक्सर भी होती है। ये दोनों लड़ाइयाँ किसके टाइम पर होती हैं, प्रदीप शाह के टाइम पर होती है। इनके मुद्रा के बारे में हमको पता चलता है कि मोन साहित तिमासा मुद्रा वर्तमान में के लखनऊ म्यूजियम में रखी गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर प्रदीप शाह के बाद जो अगला राजा बनता है वो कौन बनता है, ललित शाह बनता है, ठीक है, ललित शाह बनता है। और इसके समय 1775 से 1778 में क्या हुआ था, सिखों ने दून पर आक्रमण कर दिया,
ठीक है। और ललित शाह को आमंत्रण कौन देता है भाई? हर्षदेव जोशी देता है कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए। और उसके बाद होता है बगवाली पोखर का युद्ध 1759 में, ठीक है, सॉरी 59 नहीं 79 में होता है, ठीक है। तो देखो कौन कौन होता है, तो प्रद्युम्न शाह कुमाऊं और गढ़वाल का राजा होता है उस टाइम पे, है ना। ललित शाह जीत जाता है यहाँ पर, ललित शाह और मोहनचंद के बीच में ये लड़ाई होती है, ललित शाह यहाँ पर इजीली जीत जाता है और गढ़वाल और कुमाऊं के राजा कौन बन जाता है उसके बाद? प्रद्युम्न शाह बन जाता है, ठीक है। तो धनुगढ़ी बोलते हैं, प्रेमपति खंडूड़ी भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दुलड़ी नामक स्थान पर इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, किसकी? ललित शाह की। हमने ये चंद्रवंश में पढ़ा था ना कि जब बगवाली पोखर का युद्ध होता है मोहनचंद और ललित शाह के बीच में, तो ललित शाह का जो पुत्र होता है प्रद्युम्न शाह को, उसको क्या बन जाता है? वो राजा बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है कि ललित शाह तो जीत जाता है, लेकिन जब वो वापस लौटता रहता है तो दुलड़ी नामक जगह पर क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है ललित शाह की, ठीक है, मलेरिया से। फिर आता है जय कीर्ति शाह बनता है उसके बाद राजा, ठीक है। क्योंकि कुमाऊं पर कौन बन जाता है राजा? तो प्रद्युम्न शाह, तो जय कीर्ति शाह बन जाता है इधर राजा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? षड्यंत्रों का काल भी कहते हैं। 1783 में दून पर सिक्कों का आक्रमण होता है, दोबारा आक्रमण मत करना, सिक्कों को कर दिया जाता है, तो राखी कर कहते हैं उसको, ठीक है। तो हमेशा कितना रुपए देता है ये? सालाना 4000 रुपये। देखो आपने ना बहुत लोगों ने राखी कर के बारे में नहीं सुना होगा, तो राखी कर कितना दिया जाता था? 1/5 भाग पर दिया जाता था। जैसे मराठों का था ना सरदेशमुखी चौथ था उनका, वैसे ही इनका भी था सिक्कों का, ठीक है। और वो क्या लेते थे कि हम तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे, तो वो क्या लेते थे उस टाइम पे? कौन सा कर लेते थे? राखी कर। जब आप क्या पढ़ोगे, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे, मध्यकालीन भारत पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर जब आंग्ल सिख युद्ध होते हैं तो वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर एक लाइन लिखी होती है कि जो सिख होते थे वो कौन सा वो लेते थे, कर लेते थे, तो वो राखी कर लेते थे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो क्या होता है कि देखो ये दोनों भाई होते हैं, प्रद्युम्न शाह और जय कीर्ति शाह। तो कुमाऊं पर कौन बैठता है? प्रद्युम्न शाह बैठता है। गढ़वाल पे कौन बैठता है? जय कीर्ति शाह बैठता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है कि जो प्रद्युम्न शाह होता है वो कहता है कि मुझे वापस गढ़वाल पे आना है। तो जोशियाड़ा कांड भी होता है इस टाइम पे 1785 में। कपरौली का युद्ध भी होता है 1784 में, ठीक है। तो ये दोनों भी याद रख सकते हो आप, जोशियाड़ा कांड हो गया या कपरौली का युद्ध हो गया, ठीक है। 1786 में क्या होता है? गुलाम कादिर क्या करता है? रोहिलों पर आक्रमण होता है, दूसरी बार होता है, और दूसरा आक्रमण वो गढ़वाल पे करता है। तो 1786 में देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में वो आत्महत्या कर देता है। कौन? ये जय कीर्ति शाह, ठीक है। उसके बाद अब कुमाऊं का राजा कुमाऊं को छोड़कर कहाँ पर आ जाता है? वापस गढ़वाल पर आ जाता है, ठीक है। अब प्रद्युम्न शाह को भी क्या कहते हैं? आपदाओं का काल कहते हैं। 51वीं और 52वीं वहाँ पर क्या पड़ जाती है? अकाल भी पड़ जाती है, और वो शक संवत के एस्पेक्ट में है, ठीक है। 51-52 मतलब, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 8 दिसंबर 1803 में भूकंप भी आ जाता है। तो यहाँ पर अजय पाल का क्या जो श्रीनगर में उसने महल भी बनाया होता है वो टूट जाता है, ठीक है। जो सोने का सिंहासन जीता था अजय पाल ने, वो बैजनाथ में चला जाता है और बेच देता है वो प्रद्युम्न शाह को, फिर वो सहारनपुर आ जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है भाई? गोरखाओं का आगमन हो जाता है, ठीक है। और गोरखाओं का गढ़वाल पर पहला आक्रमण कब होता है? लंगूरगढ़ का युद्ध 1791 में, ठीक है। फिर 1803 में दूसरा युद्ध होता है, बाड़ाहाट का युद्ध उत्तरकाशी में होता है। फिर 1803 में तीसरा युद्ध होता है, चमुआ या चंबा का युद्ध होता है। और फाइनली 1804 में देवलगढ़ खुड़बुड़ा युद्ध होता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है भाई? यहाँ पर पूर्ण तरीके से प्रद्युम्न शाह वहाँ पर मारा जाता है, ठीक है। कुंवर रणजीत सिंह की तलवार से प्रद्युम्न शाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और 1791 में तो कहाँ पर हो गया था? 1790-91 में हमने क्या देखा था? कुमाऊं पर किसका शासन हो गया था? इन रोहिलों का हो गया था, या किन का कह सकते हैं? गोरखाओं का कह सकते हैं। और 1804 में कहाँ पर हो गया था? गढ़वाल में भी किसका हो गया था? रोहिलों का शासन हो गया था, ये गोरखाओं का शासन हो गया था। अब जो अगली वीडियो होगी, ठीक है, जब हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें गोरखा शासन को पढ़ेंगे, ठीक है। फर्दर टिहरी का इतिहास भी पढ़ लेंगे इसी के साथ साथ, ठीक है। तो है ना, इसी के साथ साथ पढ़ लेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है। थैंक यू सो मच।